नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फिलॉसफी की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्हें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कहा जाता है, वे एक महान फिलोसोफर भी थे, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर भी रहे। ऐसे में हम जानेंगे कि अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपने क्या विचार रखे, किस तरह से उनके द्वारा दिए गए विचार आज भी रेलेवेंट हो जाते हैं एंड किस तरह से कुछ मुद्दों पर उनके विचार और गांधी जी के विचारों में कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिला, वो भी आज समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली बेसिस पे मेरे इन दोनों चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफी सारा रेलेवेंट कंटेंट भेजा जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं कि कौन से इश्यूज को आज हम कवर करेंगे, तो हम देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कास्ट सिस्टम पे क्या विचार दिए, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो विचार दिया था इसका क्या मतलब है, रिलीजन का उनको लेके क्या विचार थे एंड डेमोक्रेसी पे उन्होंने क्या क्या बातें कही, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है वो महू मध्य प्रदेश में हुआ ऑन 14th of April 1891 एंड ही पास्ड अवे ऑन 6th of December 1956। जैसे मैंने आपको बताया दैट ही वाज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब के नाम से भी उन्हें जाना जाता है एंड अलग अलग भूमिकाओं में उन्होंने अपना रोल अदा किया, जैसे कि जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर। सबसे जो मेन एम इनकी लाइफ का रहा दैट वाज द सोशल इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ये इंश्योर करना कि दलित्स को अधिकार मिल सकें, बराबरी के अधिकार मिल सकें। इसलिए है ये क्योंकि जब ये बचपन में ही वॉज बॉर्न इन हिंदू माहर कम्युनिटी, हिंदू माहर कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड बचपन से ही इन्होंने खुद डिस्क्रिमिनेशन को झेला है, राइट। सो ये एक इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एल्फिंस्टोन कॉलेज है मुंबई में, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद स्टेट ऑफ बड़ौदा से इनको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके बेसिस पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पढ़ने जाते हैं। उसके बाद वहां पे 1916 में इन्होंने क्या किया, ग्रेज इन में बेसिकली बार कोर्स को इन्होंने ज्वाइन किया एंड उसके साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपना डॉक्टोरल थीसिस के ऊपर काम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही केम बैक टू इंडिया। स्टेट ऑफ बड़ौदा में इन्होंने आके अपनी थोड़ी देर के लिए सेवाएं दी। कुछ समय वहां पे काम करने के बाद इन्होंने अपनी खुद के काम शुरू किए, जिसमें इन्होंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया, फिर एज एन अकाउंटेंट अपनी सेवाएं देनी शुरू की, फिर इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग बिजनेस में ये जाते हैं। लेकिन सभी बिजनेसेस में कुछ कामयाबी हासिल नहीं होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण था अनटचेबिलिटी। जैसे ही इनके क्लाइंट्स को इनकी कास्ट पता चलती थी वो पीछे हट जाते थे। सो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, ही वेंट टू बॉम्बे एंड वहां जाकर इन्होंने एज अ लीगल प्रोफेशनल वहां पे अपनी सेवाएं देनी शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड वहीं से इनकी जीवन की आगे जर्नी बढ़ती है। अब इनका कास्ट एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बताया कि भाई ही हिमसेल्फ बिलोंग टू हिंदू माहर कास्ट एंड अनटचेबिलिटी इन्होंने बचपन से ही झेली थी। सो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट इनके जीवन में हमें देखने को मिलता है। कास्ट को लेके इनके विचारों को अगर हम देखें तो इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि कास्ट नॉट मियरली डिवाइड्स और इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। क्या मतलब है, देखिए हम सब जानते हैं कि भारत में जो ट्रेडिशनल नोशन है वो ये है कि जो कास्ट सिस्टम है ये कहां से आया। ये कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम बेसिकली कुछ सोशल ग्रुप्स को उनकी स्किल के हिसाब से कुछ काम दे दिए गए। अगर कोई लेट्स से लेदर वर्क करने में अच्छा है तो उस सोशल ग्रुप को लेदर का काम करने के लिए दे दिया, कोई परफ्यूम बनाने में अच्छा तो उनको वो काम दे दिया गया। सो अल्टीमेटली दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर स्किल के बेसिस पे आपको सोशल ग्रुप्स को काम दिया गया। लेकिन ये सोशल ग्रुप्स जनरेशन टू जनरेशन वही काम करते रहे, जिसके बेसिस पे हमें देखने को मिलता है कि कास्ट एंड ऑक्यूपेशन का एक गहरा नाता बैठ गया एंड यहां से कास्ट सिस्टम बन जाता है। लेकिन इनका कहना है कि इनिशियली हो सकता है कि ये रहा भी हो, लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिला कि भाई जो कास्ट सिस्टम है इसने लेबरर्स को भी डिवाइड कर दिया। कैसे, इनका ये मानना है कि देखिए कास्ट सिस्टम में जितना ऊपर हम जाते हैं देयर इज द सेंस ऑफ रेवरेंस, उन जो हायर कास्ट है उनको रेवर किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है एंड जितना हम नीचे आते हैं उतना ही देयर इज दिस सेंस ऑफ कंटेम्प्ट। सो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन के लोगों को बाकी के जो लोग हैं सो कॉल्ड हायर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ सोशल इंटरेक्शन के ऊपर मनाही लगा दी गई, क्योंकि हायर कास्ट सो कॉल्ड रेवर्ड कास्ट, लोअर कास्ट उनके खिलाफ हमेशा कॉन्टेम्प्ट रहा। सो हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट के लोगों के बीच में सोशल इंटरेक्शन के ऊपर मनाही हुई एंड सोशल इंटरेक्शन के ऊपर जैसे ही मनाही हुई, कोई बीच में कोई आपस में शादी का कोई संबंध नहीं, रोटी बेटी का जैसे हम संबंध की बात करते हैं वो कुछ रहा नहीं, जिसकी वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि भाई यहां पर सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। सो कास्ट ने बेसिकली
लेबर को डिवाइड करते करते लेबरर्स को डिवाइड कर दिया। फिर ये कहते हैं जी कास्ट सिस्टम इज अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब ये है कि कास्ट सिस्टम आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है जो कि केवल और केवल कुछ लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करती है, एंड एक मेजोरिटी ऐसा तबका है, एक मेजोरिटी का ऐसा तबका है जो कि स्किल्ड होते हुए भी कास्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं। वो अपने स्किल के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उस ऑक्यूपेशन में बंद कर रह जाते हैं जो कि उनकी कास्ट को असाइंड है, जिसकी वजह से वो अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते हैं। ये कहते हैं कास्ट डिस्ट्रॉयज पब्लिक स्पिरिट, पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक चैरिटी। क्या मतलब है इसका? देखिए इनका, अब देखिए तीनों शब्दों के ऊपर मैं बात करूं, पब्लिक स्पिरिट, पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक चैरिटी, एक एक करके इसको समझते हैं। कहते हैं जी पब्लिक स्पिरिट क्या होता है? सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड विलिंगनेस टू एंगेज इन सिविक एक्टिविटीज। कहते हैं जब कास्ट की बात आ जाती है तो आप देखिए लोग अपनी अपनी कास्ट के बंधन में बंधकर बैठ जाते हैं। अगर आप काम करना भी चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए आप काम नहीं करते हैं। सो होता क्या है, पब्लिक स्पिरिट की जो भावना है कास्ट उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरह से पब्लिक ओपिनियन, अब जो सोशल इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं सोसाइटी के, जो इश्यूज हैं, चाहे वो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, यहां पर भी कास्ट की डिविजन्स का इंपैक्ट देखने को मिलता है। लोग अपनी कास्ट तक सीमित रह जाते हैं कि मेरी कास्ट के लोगों को ये सुविधा मिल रही है या नहीं, मेरी कास्ट के लोगों को एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ मिल रही है या नहीं, वो उसके बियॉन्ड जा नहीं पाते। सो जो सोशल इश्यूज जो कि सारी सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं उनके जो इंपैक्ट है वो यहां पर, उनका इंपैक्ट जो है बेसिकली इफेक्ट होता है। पब्लिक चैरिटी की बात की, अगेन सेम चीज आ जाती है कि भाई कास्ट को लोगों ने इतना ज्यादा इंटरनलाइज कर लिया है कि जब कभी चैरिटी भी करने की बात आती है तो लोग अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर कास्ट, अपनी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स देयर कास्ट मेंबर्स भूलते नहीं हैं। एंड सबसे पहला जो लोगों का जो दिमाग काम करता है वो इस तरह से काम करता है कि भाई हमें अगर बेनिफिट देना है सबसे ज्यादा पहले अपनी कास्ट के लोगों को दिया जाए, बाद में दूसरों के बारे में सोचेंगे। सो कास्ट ने क्या किया, कहता है जी कास्ट ने पब्लिक स्पिरिट, पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक चैरिटी तीनों को बर्बाद कर दिया, तीनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जी कास्ट कैन नॉट प्रिजर्व अ नॉन एग्जिस्टेंट रेशियल प्योरिटी। अब देखिए देयर इज दिस नोशन कि भाई जो हमारे देश में एक रेशियल प्योरिटी है, पर्टिकुलर रेस के लोग हैं वो प्योर हैं क्योंकि हम कास्ट टू इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं, हम विद इन द कास्ट मैरिज करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा कहना है कि भाई देखो ये जो आपका नोशन है ये बिल्कुल गलत है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया हमेशा से मेल्टिंग पोर्ट रहा है ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आर्यंस का आना हुआ, आर्यंस के बाद हमें देखने को मिलता है कि और बहुत सारे वेस्टर्न लोगों का यहाँ पे आना हुआ, चाहे वो ग्रीक्स थे, चाहे वो कुषाण थे, फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर आए। सो ऐसे में हुआ क्या कि वो लोग जब इंडिया में आए, इंडिया में आकर उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ शादियां की, उसके बाद यहाँ की जो जनरेशंस हैं वो हेट्रोजीनियस जनरेशंस बन गई, होमोजेनिटी खत्म हो चुकी है। सो ऐसे में अगर हम ये कहें कि कास्ट जो है वो हमें होमोजेनियस बना के रखती है या रेशियल प्योरिटी का जो हम नोशन लेके चलते हैं, कहते हैं जी ये तो काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है। सो देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रेशियल प्योरिटी, और कास्ट से हम उसे क्या प्रिजर्व करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो चीज यहां पर इन्होंने कही। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे ये कहते हैं सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। देखिए गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें कास्ट सिस्टम में सुधार लेकर आना है तो हमें ग्रेजुअली कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। एंड उन्होंने कहा था कि भाई वी हैव टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। कहीं पे भी गांधी जी ने कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं की। वहीं पे अगर हम अम्बेडकर की बात करते हैं तो अम्बेडकर ने क्या कहा कि कास्ट सिस्टम सुधार कुछ नहीं हो सकता, कास्ट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। सो अम्बेडकर एंड गांधी के जो विचारों में सबसे बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो यहीं पे है कि गांधी जी इंप्रूवमेंट इन द कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा एनहिलिएशन ऑफ कास्ट इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प। ही बिलीव्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक कास्ट सिस्टम विदाउट एनहिलिएटिंग द रिलीजियस नोशन ऑन विच इट इज दैट इज द कास्ट सिस्टम इज फाउंडेड। तो इनका मतलब एनिलिएशन का मतलब क्या होता है, दैट इज टू डिस्ट्रॉय। अब इनका कहना था कि भाई देखिए कास्ट सिस्टम की जो जड़ें हैं वो रिलीजियस नोशंस में से निकल कर आती हैं। हिंदुइज्म में उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम की जड़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो ही वाज ऑफ द व्यू पॉइंट कि जो कास्ट सिस्टम है इट वाज नॉट जस्ट अ सोशल हायरार्की बट वाज डीपली रूटेड इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। अब देखिए
अगर आप यहाँ पर इनकी बात के अकॉर्डिंग जाएं तो इनका कहना है कि हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्चर्स भी हैं वहां पर भी हमें कास्ट सिस्टम का जिक्र देखने को मिलता है। सो अगर हिंदुइज्म या रिलीजन में ही कास्ट सिस्टम का जिक्र आ गया और वहीं पे नोशंस ऑफ प्योरिटी, नोशंस ऑफ पोल्यूशन अगर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं रिलीजन कास्ट सिस्टम को सैंक्टिफाई करता है, यानी कि कास्ट सिस्टम को एक पवित्रता का जामा पहनाता है, जो कि ठीक नहीं है। सो इनका ये कहना था कि अगर हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना है, सो वी हैव टू डू अवे विद दोज रिलीजियस बिलीव्स जो कि कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। सो एनी अटेम्प्ट टू रिफॉर्म और ब्रेक द कास्ट सिस्टम वुड बी सुपरफिशियल एंड इनइफेक्टिव। ही एडवोकेटेड फॉर अ radical approach that included a reformation or rejection of those aspects of religion that supported the caste discrimination। वो एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करते हैं, उसे हमें यहां पर खत्म करना होगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जी फ्यूजन ऑफ ब्लड कैन अलोन क्रिएट द फीलिंग ऑफ बीइंग किथ एंड किन। अब यहां पे सवाल उठता है कि अगर हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना है, जैसे इन्होंने कहा था कि भाई देखिए कास्ट सिस्टम को अगर खत्म करना है, एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि भाई आप जो लोग सरकारी जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए ये कंपलसरी कर दो कि भाई इंटरकास्ट मैरिज करनी है। अब वही इन्होंने कहा कि फ्यूजन ऑफ ब्लड कैन अलोन क्रिएट द फीलिंग ऑफ बीइंग किथ एंड किन एंड अनलेस दिस फीलिंग ऑफ किनशिप बिकम्स पैरामाउंट द सेपरेटिस्ट फीलिंग, द फीलिंग ऑफ बीइंग एलियंस क्रिएटेड बाय द कास्ट विल नॉट वैनिश। सो सिंपल सी बात है, आप अपने भाई बहन जो हैं, अपने कजिन्स जो हैं, आप देखिए उनको, आप उनकी कोई गलती भी होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका खून का रिश्ता है। ये बात यही कह रहे हैं कि भाई देखिए हम अभी एक्सक्लूसिव अपने आप को फील करते हैं क्योंकि ये मेरी कास्ट का है, वो मेरी कास्ट का नहीं है। लेकिन अगर इंटरकास्ट मैरिज होनी शुरू हो जाएंगी तो मेरी और तेरी कास्ट का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा। देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ किथ एंड किन, अपने ही हैं, अपने कजन्स हैं। जैसे मेरी कास्ट के मेरे कजन्स हैं, दूसरी कास्ट से भी मेरे कजन्स हैं, तो वहां पर कास्ट का भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। बिकॉज किथ एंड किन का जो रिलेशन होता है, कजन्स का जो रिलेशन होता है, विच इज बियॉन्ड द सिस्टम ऑफ कास्ट, राइट। सो ये इनका कहना है कि ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम कास्ट सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। प्रीस्टहुड अमंग हिंदूज शुड बी सीज टू बी हेरिडिटरी। सो ये एक और विचार हमें देखने को मिलता है जहां पे ये कहते हैं कि हेरिडिटरी प्रीस्ट जो बनाए जाते हैं उसे खत्म किया जाना चाहिए। एंड इनका कहना था कि लीगलाइजेशन ऑफ प्रीस्टहुड शुड बी डन। सो कानून बनाए जाने चाहिए प्रीस्ट बनने के लिए भी। यहाँ पे सबको आजादी होनी चाहिए, जो हिंदुइज्म से आते हैं उनमें भी क्वालिफिकेशंस हमें तय करनी चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें प्रीस्ट बनाना चाहिए। He was again of the view that if you believe in living a respectable life, you must believe in self-help, which is the best help. So basically ये self empowerment की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो डाउन ट्रॉडन हैं, जो दलित्स हैं, अगर उन्हें कहीं पे उठना है सोसाइटी में, अगर उन्हें आगे बढ़ना है, तो उन्हें सेल्फ हेल्प की जरूरत है। कोई बाहर से आके आपको स्ट्रेंथन नहीं करेगा, आपको खुद एजुकेट करना होगा अपने आप को, आपको खुद यहां पर कदम उठाने होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली हिज मेन फोकस वाज ऑन एजुकेशन। राइट आर प्रोटेक्टेड नॉट बाय लॉज बट बाय सोशल एंड मोरल कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये देखिए, सिंपल सी बात है कि मर्डर करना गलत है। मर्डर करने को हमने कानूनी रूप से गलत एक ऑफेंस बनाया हुआ है, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले भी हमारी वैल्यू सिस्टम में भी आ जाता है कि नॉन वायलेंस इज रॉन्ग। हमारा एटीट्यूड भी हमेशा से इसी तरह से फॉर्म करने की कोशिश की जाती है हमारे घर वालों के द्वारा कि भाई वायलेंस को हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड हम अपनाते हैं। नॉर्म्स में भी आ जाता है कि किसी को हिट नहीं करना, किसी को आपने गलत नहीं बोलना, किसी को आपने मारना नहीं है। तो लॉ आखिरी स्टेप है, उससे पहले कई सारी चीजें आ गई, वैल्यूज आ गई, हमारे नॉर्म्स आ गए, हमारा एटीट्यूड आ गया। तो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई सिस्टम को सुधारना है तो आपको यहां पर किसी को राइट्स देने हैं, दलितों को राइट्स देने हैं, तो आपको कानून बनाकर काम नहीं चलेगा। दलितों को राइट्स देना तभी सफल हो पाएगा, या किसी को भी राइट देना तभी सफल हो पाएगा जब सोसाइटी में वैल्यूज में उसमें चेंज लाया जाएगा, नॉर्म्स में चेंज लाया जाएगा एंड एटीट्यूड में चेंज लाया जाएगा। आपको अगर मेरे को राइट देने हैं, सबसे पहले आपको अपने मन में ही लेकर आना होगा कि मैं वर्दी हूं राइट्स का। आपके नॉर्म्स में वो दिखना चाहिए, आपके एटीट्यूड में दिखना चाहिए, तभी कानून भी कामयाब हो पाएगा। कानून बना देने से कहते जी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कानून बनाने से एक पार्ट होगा, लेकिन उसे धरातल पर अगर इंप्लीमेंट करना है तो लोगों की थॉट सिस्टम में भी दलितों के लिए रिस्पेक्ट लेकर आनी होगी। चलिए
पॉलिटिक्स के बारे में उनका क्या कहना है? वो कहते हैं जी, माई डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द सोशल लाइफ आर ब्रॉट अबाउट विदाउट ब्लडशेड। सो डेमोक्रेसी क्या है? जहां पर रिवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं बट विदाउट ब्लडशेड, विदाउट ब्लडी रिवोल्यूशन। तो क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? मतलब ये कि भाई जहां एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें बड़े बड़े बदलाव संभव हैं लेकिन एक कतरा खून का नहीं बहेगा। फिर ये कहते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स विदाउट फ्रेटर्निटी। मतलब कि इक्वालिटी की आप जो बात करते हैं, आप लिबर्टी की, फ्रीडम की जो बात करते हैं, कब तक इसे लागू नहीं कर सकते? जब तक ब्रदरहुड की भावना नहीं है। जब आप ये ब्रदरहुड की भावना लेकर चलते हैं तभी आपके मन में वो फीलिंग आती है कि हम सब इक्वल हैं। तभी आपके मन में ये फीलिंग आती है कि क्योंकि हम इक्वल हैं, सबको बराबरी के अधिकार हैं, वी ऑल आर फ्री। आपके मन में से ये फीलिंग खत्म हो जाती है कि ही इज सुपीरियर और ही इज इंफीरियर टू मी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि आपके मन में ब्रदरहुड की भावना आएगी। सो सबसे पहले ये कहते हैं ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो सबसे पहले आनी जरूरी है। फिर कहते हैं जी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट सक्सीड वेयर देयर इज नो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब यहां पे क्या मतलब है? देखिए, हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लेकर आने के लिए वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया, और यहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम नहीं लेकर आ पाए अच्छे से। क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां सोसाइटी में भी सबको इक्वलिटी मिले, सोसाइटी में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिले, सोसाइटी में भी सबको इक्वल रेम्यूनरेशन मिले, वहां पर आएगी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये कहते हैं कि भाई जब तक आप सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं लेकर आओगे, जब तक आप सोसाइटी में सबको इक्वल नहीं ट्रीट करोगे, जब तक सोसाइटी में सबको इक्वल पैसा कमाने की आज़ादी नहीं होगी एंड इक्वली एम्पावरमेंट नहीं होगी, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती। फिर ये कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर द टिश्यूज एंड फाइबर ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सो सिंपल सी बात है कि जिस तरह से एक कपड़ा होता है, कहते हैं जी वो कपड़े के धागे अगर कमजोर होंगे तो कपड़ा अपने आप कमजोर होगा। सेम यहां पर है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे अगर हमारा देश कमजोर होगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी कमजोर होगी। लेकिन अगर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी ही होगी। रिलीजन के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं जी रिलीजन इन ट्रू सेंस इज अ सेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ट्रूली यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल टू ऑल रेसेस, टू ऑल कंट्रीज, टू ऑल टाइम्स। सो रिलीजन की जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की बात की है। यहाँ पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ गया, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो कि सभी धर्मों पे इक्वली लागू हो, हर समय में लागू हो, हर देश में लागू हो, उसे इन्होंने रिलीजन कहा। कहते हैं जी अगर कोई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि केवल कुछ लोगों के लिए लागू होते हैं, कुछ जगहों के लिए लागू होते हैं, कुछ समय में लागू होते हैं, जो कि यूनिवर्सल नहीं है, वो रिलीजन हो ही नहीं सकते। सो वही यहां पे लिखा, एनीथिंग विच इज नॉट सच इज नॉट रियली अ रिलीजन बट अ लॉ, अ कोड ऑफ ऑर्डिनेंस, और एट बेस्ट लीगलाइज्ड क्लास एथिक्स। सो कहते हैं जी अगर एक सोसाइटी के लिए कुछ चीजें लागू हो रही हैं, वो दूसरी सोसाइटी पे लागू नहीं होती हैं, दैट इज नॉट यूनिवर्सल, तो वो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं जी कोड ऑफ एथिक्स हो सकता है, रिलीजन नहीं हो सकता। रिलीजन की जो सबसे पहली एलिमेंट है वो है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स होने चाहिए एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसी को हम रिलीजन मानेंगे। फिर कहते हैं जी अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, दैट गांधी बिलीव दैट ऑल द रिलीजन्स वर ट्रू एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। अंबेडकर जी का ऐसा नहीं मानना था। इनका कहना था कि रिलीजन्स को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, राइट। देयर इज नो रिलीजन जो कि क्रिटिसिज्म के बिना आगे बढ़ सकता है। ये कहते हैं कि रिलीजन में भी देखिए चीजें कहीं ना कहीं चेंज होने की जरूरत रहती है, स्कोप हमेशा रहता है कि समय के साथ रिलीजन में भी बदलाव आए। सो रिलीजन को क्रिटिसाइज करते रहना चाहिए ताकि रिलीजन ग्रो हो सके। कहते जी नॉट द आइडिया इज नॉट टू रिजेक्ट द रिलीजन बट टू एक्चुअली अराइव एट अ मोर जस्ट एंड राइचुअस रिलीजन। क्रिटिसाइज क्यों करना है? ताकि एक राइचुअस रिलीजन को पाया जा सके। ही क्रिटिसाइज्ड हिंदुइज्म एज अ रिलीजन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट सपोर्टेड हायरार्की, इनइक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी। सो अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है दैट ही वेंट इनटू द फोल्ड ऑफ बुद्धिज्म बिफोर हिज डेथ। सो ये थे सारे विचार डॉक्टर अंबेडकर के ऑन डिफरेंट इश्यूज, बी इट कास्ट, बी इट रिलीजन, बी इट पॉलिटिक्स एंड अदर इश्यूज। सो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।